हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1980 में आई कर्ट क्लासिक इटालियन ज़ॉम्बी हॉरर मूवी नाइटमेयर सिटी का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं उम्बर्टो लेंजी। ये वो मूवी है जिसमें पहली बार फास्ट ज़ॉम्बीज दिखाए गए थे, जिन्हें ऑफ कोर्स बाद में ज़ॉम्बीज का टैग मिला। पहले तो मेकर्स बचा ही रहे थे ज़ॉम्बी वाले टैग से, सेम 28 डेज लेटर की तरह। आज देखते हैं सबसे पहले फास्ट ज़ॉम्बीज में क्या अलग था, और मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ एंड में। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो चुका है, लेकिन इसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी बाहर नहीं आई है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और डैमेज किस लेवल का है। इस मामले पे रोशनी डालने कल उस न्यूक्लियर प्लांट से एक साइंटिस्ट आने वाला है और उसका इंटरव्यू लेने का काम मिला है टीवी रिपोर्टर डीन मिलर को। तो अगले दिन डीन अपने कैमरामैन के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचकर साइंटिस्ट का वेट करने लगा। साइंटिस्ट तो आया नहीं, लेकिन एक अनजान मिलिट्री प्लेन आकर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। प्लेन के लैंड करते ही दो ऑफिशियल्स उसके पास पहुंचे पायलट से बात करने, लेकिन प्लेन में कोई पायलट था ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्लेन के पास एयरपोर्ट पुलिस, कमांडोज, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब तैनात हो गए। पुलिस चीफ ने अनाउंसमेंट की कि जो कोई भी अंदर है अभी के अभी बाहर निकलो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। डीन अपने कैमरामैन के साथ ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक प्लेन का दरवाजा खुला और अंदर से निकला वही साइंटिस्ट, कुछ अजीब सी हालत में। निकलते ही बिना कुछ बोले उसने सीधा चीफ के ऊपर अटैक करके उसे मार डाला। बस तभी उसके पीछे पीछे प्लेन में से निकले कई सारे डीफॉर्म लोग जो बहुत ज्यादा तेज थे। सबने हाथों में हथियार ले रखे थे, जिनसे वहां मौजूद लोगों को मारकर वो उनका खून पी रहे थे, और गोलियों का उनपे कोई असर नहीं था। गोलियां खाने के बाद भी उनकी स्पीड बरकरार थी, उल्टा वो गन्स छीनकर वापस अटैक कर रहे थे। देखते ही देखते डीन के सामने लाशों का ढेर लग गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच में हो रहा है। उसे लगा शायद कोई सपना है, लेकिन जब खतरा उसके पास आने लगा तो वो वैन लेकर जल्दी से वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद हम देख पाए कि एयरपोर्ट पे मौजूद हर एक व्यक्ति को मार दिया गया है, यहाँ तक कि प्लेन का पायलट और को पायलट भी मरे पड़े हैं, और वो सारे डीफॉर्म लोग एयरपोर्ट से जा चुके हैं। यानी खतरा अब पूरे शहर में फैलने वाला है। डीन सीधा टीवी स्टेशन पहुंचा ये जानकारी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। जो डांस प्रोग्राम चल रहा था उसे रोककर डीन ने लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त स्टूडियो में एक फोन आया, जिसकी वजह से लाइव न्यूज बंद करनी पड़ी। वो फोन आया था सिविल डिफेंस के करप्ट जनरल मर्चिंसन के कहने पर, जिसने स्टूडियो में खुद आकर डीन को समझा दिया कि ऐसा कुछ मत करना जिससे जनता में पैनिक फैले। अरे पर जनता बचेगी तब तो पैनिक फैलेगा। खतरा शहर में आ चुका है और ये पैनिक को रोक रहा है, खतरे को नहीं। डीन उसकी बात से राजी नहीं था। उसने तो जनता को भेंट चढ़ा दिया, लेकिन डीन जनता को अलर्ट करके रहेगा ताकि वो पहले से ही सावधान हो सके। लेकिन जनरल ऐसा होने नहीं देगा। उसने स्टूडियो के चीफ को वार्न कर दिया कि अगर कोई रिपोर्टिंग हुई तो बहुत भारी पड़ेगा, जिसके चलते चीफ ने डीन को जॉब से निकाल दिया। फिर डीन ने भारी सा डायलॉग मारा कि तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं खुद ऐसी नौकरी को लात मारता हूँ। पर डीन समझ नहीं रहा कि जनरल ने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं, खतरा टालने के लिए नहीं बल्कि आवाज दबाने के लिए। अगर यहाँ से कोई आवाज निकली तो इस टीवी स्टेशन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। वैसे भी डीन को सबसे पहले अपनी वाइफ एना को सेव करना था। उसने घर फोन किया एना को वार्न करने के लिए, लेकिन एकदम उसी टाइम पे वो घर से निकल चुकी थी हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और आज तो वैसे भी हॉस्पिटल फुल रहने वाला है। कुछ ही देर में वो डीफॉर्म लोग टीवी स्टेशन तक पहुंच गए, और आसानी के लिए हम इन्हें ज़ॉम्बीज बुला लेते हैं, वरना ये अच्छे खासे दिमाग चलाने वाले इंसान हैं। उन्होंने स्टूडियो के अंदर भी मार काट मचा दी, क्योंकि उन्हें बस खून की प्यास थी, जितना मिले उतना कम। स्टूडियो में तबाही मचती देखकर डीन ने सिविल डिफेंस के पास फोन किया कि हमें बचाओ, पर उसे ये नहीं पता कि उन्हें कोई नहीं बचाने वाला। जो करना है खुद ही करना होगा। ज़ॉम्बीज डीन तक भी पहुंच चुके थे, तो बड़े खतरनाक स्टाइल में ज़ॉम्बीज के ऊपर टीवी फेंक कर उसने ज़ॉम्बीज को जला डाला। फिर जैसे तैसे बचते बचाते वो टीवी स्टेशन से बाहर निकल के वहां से चलता बना। उधर जनरल ने अपने खास आदमी मेजर वॉरेन को फोन करके बुला लिया था, जो वैसे तो अपनी वाइफ शीला के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, पर फोन आते ही उसे जाना पड़ा। जनरल ने बंकर में मीटिंग रखी थी, जिसमें वो सारा मैटर समझने की कोशिश कर रहा था। उनके हाथ एक ज़ॉम्बी की बॉडी लग चुकी थी, जिसे एग्जामिन करने पर उन्हें सारी बात समझ आ गई। ये ज़ॉम्बीज असल में इंसान ही हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ चुके हैं, जिस वजह से इनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर दिक्कत यह है कि रेडिएशन इनके रेड ब्लड सेल्स को खा रही है, इसलिए इन्हें ताज़ा खून की जरूरत है। तभी इन लोगों ने कहर मचा रखा है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन्हें खून पीना ही होगा, वरना ये मर जाएंगे। और वैसे इन्हें मारना नामुमकिन है, क्योंकि रेडिएशन इनकी बॉडी को
मरने ही नहीं देती, लेकिन इनकी बॉडी को रोका जा सकता है दिमाग को डैमेज करके, क्योंकि दिमाग ही बॉडी को कंट्रोल करता है। यानी इन्हें रोकने के लिए दिमाग में गोली मारनी पड़ेगी, जैसे इस ज़ॉम्बी को मारी है। यानी आर्मी आसानी से इन ज़ॉम्बिस को खत्म कर सकती है ना? नहीं। एक और बड़ी परेशानी यह है कि जिन भी लोगों का ये खून पीते हैं, अपनी रेडिएशन उनकी बॉडी तक पहुंचा देते हैं, जिस वजह से इनके विक्टिम्स भी कुछ ही देर में इनके जैसे बन जाते हैं। यानी इनका खात्मा बहुत मुश्किल है, लेकिन इनका विस्तार बहुत आसान। देखते देखते ये पूरे शहर को अपने जैसा बना सकते हैं, और जब शहर पूरा ऐसा बन जाएगा, फिर अगले शहर की बारी आएगी, और ऐसे करते करते पूरा देश इनकी चपेट में आ जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये लोग माइंडलेस नहीं है, ये दिमाग यूज करके प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे कम टाइम में और ज्यादा डैमेज होगा। इनकी सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ प्लस इनका दिमाग, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो यह है ओरिजिनल फास्ट ज़ॉम्बिस वाला कॉन्सेप्ट। वायरस नहीं बल्कि रेडिएशन, और वो साइंटिस्ट ही रेडिएशन से अफेक्टेड था, उसी ने बाकी सबको बदल डाला। खैर, जनरल ने सभी सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि इन्हें मारना शुरू करो और गोली मारना इनके दिमाग में। ये खबर सुनकर मेजर ने शीला के पास फोन करके उसे बोल दिया कि घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर लो और किसी को भी घर के अंदर आने मत देना, चाहे कोई भी हो। कुछ देर में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक वही करना जो मैंने बोला। वैसे तो शीला अभी सेफ है, क्योंकि इनका घर शहर से बाहर है, ऐसा मेजर को लग रहा था। जबकि घर में शीला के बनाए एक डिफॉर्म फेस में उसे चाकू घुसा हुआ मिला खून के साथ। उधर डीन लगातार हॉस्पिटल में फोन कर रहा था एना को वार्न करने के लिए, लेकिन एना इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो बात कर ही नहीं पाई। इस बीच जनरल की बेटी जेसिका और उसका हस्बैंड बॉब दोनों अपने बंगले पे वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, और जनरल ने उनके पास कई फोन किए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के फोन उठाया ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपना वीकेंड खराब नहीं करना। जब फोन नहीं उठाए तो जनरल ने एक सोल्जर को घर भेज दिया उन्हें लाने के लिए, लेकिन वो आना चाहते ही नहीं थे। जेसिका ने अपने डैड के पास फोन मिलाया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने फोन की वायर काट दी। दिमाग का यूज। बात हो नहीं पाई, इसलिए जेसिका को मौका मिल गया। वो बॉब के साथ अपनी कैंपर वैन में बैठकर वहां से भाग गई, तो उनके बदले ज़ॉम्बिस ने मार डाला सोल्जर को। रात तक किसी तरह डीन हॉस्पिटल पहुंच चुका था एना को लेने के लिए, लेकिन एना से मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो बिजी थी ऑपरेटिंग रूम में। इस बीच पावर स्टेशन में भारी फोर्स तैनात हो चुकी थी, ताकि बिजली घर को बचाया जा सके। लेकिन ज़ॉम्बिस ने जैसे प्लेन को हाईजैक किया था, वैसे दिमाग लगाकर एक आर्मी वैन को हाईजैक करके वो अंदर पहुंच गए। फिर पावर स्टेशन में शुरू हुआ मौत का खेल। एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे गए, और आखिर में पावर स्टेशन तबाह हो गया, जिस वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, जिससे पैनिक और ज्यादा बढ़ गया। अब भी सरकार के यही ऑर्डर थे कि कोई न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए, जिसका पालन जनरल पूरी सख्ताई से कर रहा था। हालांकि मेजर वॉरेन को यह सब पसंद नहीं आ रहा। जनरल का तो साफ सा कहना था कि जब तक हम हॉस्पिटल्स वगैरह को बचा सकते हैं बचाएंगे, अगर वहां से भी कंट्रोल गया उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, जनता फिर अपना खुद देखेगी। और इसमें कोई ज्यादा देर बची भी नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो विक्टिम्स लाए जा रहे हैं वो भी ज़ॉम्बिस बनने लगे हैं, और वहां पे भर्ती जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं बड़े आराम से उनका खून पी रहे हैं। हॉस्पिटल में पहले से ही अलग तरह का पैनिक था, जैसे टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन चल रहा था। लिफ्ट के अंदर कई लोग फंस चुके थे, हर कोई अपने करीबियों को ढूंढ रहा था, जैसे डीन। एना जब ऑपरेशन रूम से बाहर निकली तभी ज़ॉम्बिस उसके पीछे लग गए। वो तो सही टाइम पर डीन उसके पास पहुंच गया और उसे साथ लेकर बाहर निकलने लगा। इस बीच ज़ॉम्बिस ऑपरेशन रूम में पहुंच गए, जहां पे पूरा आतंक मचा के वो पेशेंट के खुले हुए पेट में से ही खून पीने लगे, और जो बॉटल से खून चढ़ रहा था वो भी। लिफ्ट के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी एक ही बारी में लपेट लिया गया, और जो भी हॉस्पिटल से भागकर बाहर जा रहा था, बाहर भी वो बच नहीं पा रहा था। देखते देखते हॉस्पिटल के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे, जिससे डीन और एना की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मौका देखकर दोनों इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल गए, लेकिन कार तक जाने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस लेकर निकल पड़े। सुबह तक जनरल ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसका मतलब है कि सबको अपने घरों के अंदर रहना है। बाहर दिखे या शहर से बाहर जाते दिखे तो मारे जाओगे, जो कि डीन और एना अभी कर रहे हैं। उधर जेसिका और बॉब मजे में कैंपिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने रेडियो पे इमरजेंसी वाली न्यूज सुन ली, जिसे सुनकर उन्होंने वापस जाने का फैसला लिया। लेकिन उससे पहले दो ज़ॉम्बिस ने आकर उन्हें मार डाला। इस पूरे टाइम शीला अपने घर में ही बंद थी, लेकिन सुबह सुबह अचानक उसके पास आ गई उसकी दोस्त सिंडी, और मेजर के मना करने के बावजूद शीला ने उसे घर के अंदर ले लिया। मेजर अब तक घर नहीं आया, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे शहर का जायजा ले रहा है। खैर, सिंडी के पीछे दो ज़ॉम्बिस भी घर में घुस आए और सिंडी को मारकर उसका खून पीने लगे। दिखा नहीं सकता कुछ ज्यादा ही है।
इधर डीन और एना एक गैस स्टेशन पर रुके एम्बुलेंस में फ्यूल भरने के लिए और पहले वो जगह खाली नजर आ रही थी, लेकिन उनके आते ही वहां पे ज़ॉम्बीज जमा हो गए। बचने के लिए डीन ने एक मोलोटोव कॉकटेल बनाई और उससे गैस स्टेशन समेत सभी ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस भी ब्लास्ट हो गई। इसलिए अब वो पैरों पर आ चुके थे। ऐसे भागते भागते वो एक चर्च में जा पहुंचे जहां पे उन्हें मिला इन्फेक्टेड प्रीस्ट। 28 डेज लेटर में जो सीन है वो यहीं से लिया गया है कि गॉड ने अपने खास लोगों को भी नहीं बचाया। प्रीस्ट खून का प्यासा हुआ पड़ा था, इसलिए डीन को उसे भी मारना पड़ा। उधर मेजर ने हेलीकॉप्टर में से देख लिया था कि कई सारे ज़ॉम्बीज मैदान से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो मेजर ने आगे ऑर्डर दे दिया बॉम्बिंग का, ताकि वो सब वहीं पे एक साथ खत्म हो जाएं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तब मेजर खुद एयरबेस में पहुंचा देखने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरा एक ऑफिसर ने उसके ऊपर गन तान दी, ये समझकर कि मेजर भी इन्फेक्टेड है, जबकि साफ दिख रहा है कि वो है नहीं। बस इसी के चलते उस ऑफिसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस ऑफिसर की मैडनेस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि रेडिएशन शायद हवा में भी फैल चुकी है। एयरबेस में ढेर सारे बॉम्बर्स खड़े थे, लेकिन उन्हें उड़ाने वाला कोई नहीं बचा, सबके सब मारे गए। यानी जनरल का प्लान फेल हो गया। ज़ॉम्बीज को खत्म करने में ये नाकाम रहे, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जनरल ने मेजर को ऑर्डर दे दिया कि वापस बंकर में लौटो, लेकिन मेजर पहुंच गया अपने घर पे, क्योंकि अब शहर से कहीं दूर जाना ही उसे ठीक लग रहा था। वो जल्दी से शीला के पास पहुंचा, लेकिन शीला बन चुकी थी इन्फेक्टेड, इसलिए मेजर को उसका सर उड़ाना पड़ा। इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाकर वो निकल लिया शहर से बाहर की तरफ। इस बीच डीन और एना एक अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच चुके थे, जहां पे ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। बचने के लिए उन्होंने वहां मरे पड़े सोल्जर्स की गन्स और ग्रेनेड्स उठा लिए, जिनसे उन्होंने कई ज़ॉम्बीज को मार गिराया, लेकिन सबको मार पाना इम्पॉसिबल था, इसलिए आखिर में उन्हें भाग के रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ना पड़ा। और किस्मत से उसी वक्त ऊपर से मेजर का हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, तो उन दोनों को देखकर मेजर ने रस्सी नीचे लटका दी ताकि वो दोनों हेलीकॉप्टर पे चढ़ पाएं, और दोनों रस्सी पे लटक भी गए, लेकिन एना से संभला नहीं गया, जिस वजह से वो नीचे गिरकर मारी गई। और तभी डीन जाग गया। जी हाँ, ये सब एक बुरा सपना था। पूरी मूवी एक सपना थी, लेकिन न्यूक्लियर लीकेज हुई है और साइंटिस्ट आज आने वाला है, जिसका इंटरव्यू डीन लेगा। कल इसे बताया गया था, रात को इसने ये सारा सपना देखा डर के मारे, और अब ये जाएगा एयरपोर्ट पर इंटरव्यू लेने। वो कैमरामैन को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचा, और तभी वहां पे लैंड कर गया एक अनजान मिलिट्री प्लेन। पुलिस, कमांडोज, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस उसके पास जमा हुई। पायलट को वार्निंग दी गई, प्लेन का दरवाजा खुला और अंदर से निकला वही साइंटिस्ट। यानी कि डीन का बुरा सपना अब सच होने वाला है। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। फाइनल डेस्टिनेशन 0.5, वो भी डिफरेंट एंगल से, प्रेमोनिशन वाले एंगल से। एंडिंग बचकानी होने जा रही थी, लेकिन बचा ली गई। तो आज आपने सबसे पहले फास्ट ज़ॉम्बीज देख लिए, जो टेक्निकली ज़ॉम्बीज नहीं है, रेडियो एक्टिव इंसान है जो वैम्पायर्स के ज्यादा करीब है। पर इस मूवी को देखकर एक बात तो पता चली कि 28 डेज लेटर और वीक्स लेटर में कई सारी चीजें इसी मूवी से लेकर डाली गई हैं। फास्ट ज़ॉम्बीज तो है ही, साथ में वो चर्च, हेलीकॉप्टर वाला एंगल, अम्यूजमेंट पार्क, हॉस्पिटल वगैरह। मूवी 18+ है और इसमें स्टोरी उतनी नहीं है, लेकिन गोर बहुत ज्यादा है। मारकाट पे ज्यादा जोर दिया गया है और उन सीन्स को शूट करने में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आई होगी, और इसमें न्यूडिटी भी है। वैसे ही मूवी क्लियरली एंटी मिलिट्री और एंटी न्यूक्लियर है। 2015 में टॉम सवेनी इसका रीमेक करने वाले थे, जो पहली एक कर्ड क्लासिक ज़ॉम्बी मूवी का रीमेक कर चुके हैं। फैंस के द्वारा फंडिंग जमा की गई, लगभग $1,38,000 जमा हुए थे, जो कि इनफ नहीं थे, इसलिए मूवी आज तक बन नहीं पाई। वरना अगर टॉम सवेनी इसका रीमेक करते तो किस लेवल का गोर दिखाया जाता वो सबको पता है। अब भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्या पता मूवी बन जाए, और अगर कैंसिल होगी तो वो भी टॉम सवेनी अपडेट कर देंगे। अभी तक तो किया नहीं। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन थी, इटली, स्पेन और मैक्सिको के बीच। लेकिन मूवी के अंदर जितने भी साइंस दिखाई दिए सारे इंग्लिश में थे, जबकि मूवी शूट हुई थी मैड्रिड में। यूएस में ये रिलीज हुई थी सिटी ऑफ द वॉकिंग डेड के नाम से, और सेम साल में एक और इटालियन मूवी रिलीज हुई थी सिमिलर नेम वाली, सिटी ऑफ द लिविंग डेड, जिसे बनाया था लुचियो फुल्ची ने। उससे पहले फुल्ची ने बनाई थी ज़ॉम्बी 2, जिसका पोस्टर बहुत ज्यादा फेमस है। पोस्टर में जो आइकॉनिक ज़ॉम्बी है आंख में कीड़ों वाला, उस स्टंटमैन ने इस मूवी में भी काम किया है एज अ ज़ॉम्बी। इसके इंग्लिश डब में कई सारे डायलॉग्स ऐड किए गए हैं जो ओरिजिनल इटालियन वर्जन में नहीं है, जैसे हिंदी डब में कर दिया जाता है कुछ भी। कई सीन्स में डीन लाइन बोलता हुआ तो सुनाई देता है, लेकिन उसका मुंह हिलता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वहां पे कोई डायलॉग था ही नहीं। फिल्म के एंड में जो हमने ट्विस्ट देखा सपने वाला, जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था, वो मूवी के अंदर सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि स्टोरी को एंड करने का कोई रीजनेबल तरीका दिखाई नहीं दे रहा
था, ऊपर से मूवी का बजट भी कम था, इसलिए सपना बन गया। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में पहले स्लो चलने वाले ज़ॉम्बीज थे, पर डायरेक्टर ने मना कर दिया था कि मैं ये स्लो ज़ॉम्बीज वाली फिल्म नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तब तक ज़ॉम्बीज पूरी तरह घिस चुके थे। तब उन्होंने ज़ॉम्बीज को रिप्लेस कर दिया फास्ट इन्फेक्टेड रेडिएशन से एक ह्यूमन से, जो अगर क्लोज है तो वैम्पायर्स के क्लोज है, उनके खून पीने की जरूरत के चलते, ज़ॉम्बीज से नहीं है। उनके लिए टर्म निकाली थी एटॉमिक वैम्पायर्स। डीन के रोल के लिए फ्रांको नेरो और फाबियो टेस्टी को कंसिडर किया गया था, पर प्रोड्यूसर्स का कहना था कि उन्हें कोई मैक्सिकन आदमी चाहिए जिसे देखने मैक्सिकन ऑडियंस भी आए, बस इसलिए ये रोल दिया गया हुगो स्टिग्लिट्ज को। क्वेंटिन टैरेंटिनो इस मूवी के बहुत बड़े फैन है, इतने बड़े फैन है कि अपनी मूवी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में उन्होंने एक कैरेक्टर का नाम हुगो स्टिग्लिट्ज रखा था। और ग्राइंड हाउस की प्रमोशन के टाइम पर उन्होंने बताया था कि जब उम्बर्टो लेंज़ी के सामने उन्होंने इस मूवी को एक ज़ॉम्बी मूवी बताया था तो उम्बर्टो काफी अनॉयड दिखे थे, क्योंकि उनके लिए ये ज़ॉम्बी मूवी नई थी। वो चाहते थे कि इससे लोग न्यूक्लियर एनर्जी के खतरे के बारे में समझें। कई सीन्स में असली स्पेनिश मिलिट्री और पुलिस फोर्स के मेंबर्स को दिखाया गया। इस मूवी का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, ऑन स्क्रीन 160 से ज्यादा। इससे आप समझ जाओ कि मूवी का मेन मटेरियल क्या था। आजकल बॉडी काउंट का मतलब कुछ अलग हो चुका है, पर हॉरर मूवीज में इसका मतलब होता है कि कितनी लाशें गिरी। मैं 6 साल से यही बोल रहा हूँ, पर अब लोगों को अजीब लगता है ये सुनना। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में। आज आपने सबसे पहले फास्ट ज़ॉम्बीज भी देख लिए। वैसे मैं ये मूवी कवर नहीं करने वाला था, पर क्योंकि 28 डेज लेटर का ब्रेक डाउन किया, इसलिए ये भी जरूरी हो गई। तब से मैं आसपास की कई सारी ज़ॉम्बी मूवीज निपटा चुका हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हो। अब बस एक और मूवी बची है 28 डेज लेटर की सौतेली बहन। उस पे भी जल्दी वीडियो आएगी, जैसी चैनल पे थ्रिलर्स दोबारा शुरू होंगी। तो ये सब इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना कर दो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सुंदर सपने में ले जा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।